हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स क्लास 12th का एक शानदार टॉपिक जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरण। क्या होता है स्वप्रेरण, इसके विषय में हम यहाँ पे बहुत डीपली अध्ययन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार क्लास आपको यहाँ इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक इसके पहले दिया हुआ था दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की घटना या म्यूचुअल इंडक्शन की घटना जिसको कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का ही प्रत्येक स्थिति में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझिए पहले कि क्या होता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे दोस्तों उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वैद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन किया जाता है तब दोस्तों वहां पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है तब जब दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब क्या होता है दोस्तों, सर्किट में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो जो कुंडली बनी होती है इसमें दोस्तों एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल दोस्तों क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज के मतलब तुल्य, इसको आप समझ के चलिए। ठीक, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज तो नहीं दी गई है, लेकिन जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तब दोस्तों क्या होता है, एक वोल्टेज बन जाता है, सप्लाई सोर्स बन जाता है। ठीक है, अब जब वोल्टेज बन जाता है, सप्लाई सोर्स बन जाता है, तब दोस्तों क्या होता है, इस सर्किट में एक धारा भी बहने लगती है। ठीक, यही सेंस आपको समझना है। अच्छा, इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, इस घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो ये जो धारा इसमें बहती है, जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से जो इसमें धारा बहती है उसको कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल, ये धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं सर्किट में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, बात को समझिएगा दोस्तों। क्या है यहाँ पे, आप पहली वाली सर्किट को ध्यान से समझिए। ये दोस्तों मैंने क्या लिया है, एक सर्किट ले लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सप्लाई वोल्टेज लगा दिया है, उसको आप बैटरी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया है। यहाँ पे दोस्तों हमने स्विच लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि ऑन ऑफ किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया गया है। ठीक है, ये आपका रियोस्टेट का सिंबल है। रियोस्टेट का काम क्या होता है दोस्तों, रियोस्टेट की सहायता से, मतलब इसको आप समझिए कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है। हम चाहें तो इसकी सहायता से इस सर्किट में बाधा का मान बढ़ा सकते हैं, बाधा का मान घटा सकते हैं। जब बाधा का मान हम बढ़ाएंगे दोस्तों तब क्या होगा, धारा इसमें कम बहेगी। जब बाधा का मान घटाएंगे तब धारा इसमें ज़्यादा बहेगी। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों क्या चीज़, ये रियोस्टेट। तो समझिएगा, हमने इसमें ये सारी चीज़ें दे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुंडली लगा दिया हुआ है। अब दोस्तों जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। धारा इसमें कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, इस तरीके से धारा इसमें बहेगी। अब देखिए क्या काम करते हैं, जब धारा इसमें बहती रहती है तभी हम क्या काम करते हैं, हम रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को बदल देते हैं।
मतलब जब इसकी सहायता से हम प्रतिरोध घटाएंगे बढ़ाएंगे तब धारा अपने आप बदल जाएगी। जब दोस्तों इसमें हम इसकी सहायता से धारा के मान को बदलते हैं तब इस सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जब चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है तब क्या होता है, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से उसमें एक विद्युत धारा भी प्रेरित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो जो विद्युत धारा इसमें प्रेरित होती है वह दोस्तों मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये धारा आपकी ऐसे प्रवाहित होती है, लेकिन जो इसमें उत्पन्न होती है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है। जब यहाँ पे देखिए ये मुख्य धारा है, ठीक है, जो इसमें धारा उत्पन्न होती है दोस्तों वो उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा ऐसे होती है। ठीक है, मतलब मुख्य धारा के ये विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम यही कहता है कि इंड्यूस्ड धारा की दिशा सदैव मुख्य धारा के विपरीत होती है तथा यह सदैव उसी का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न किससे हुई है ये धारा, इसी की वजह से उत्पन्न हुई है। जब ये धारा इसमें प्रवाहित होती है, जब इसके मान में परिवर्तन होता है तभी तो ये उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन देखिए ये धारा आपकी इस दिशा में जाती है, ये धारा आपकी इस दिशा में जाती है, मतलब इस धारा, ये जो धारा है ये इसका विरोध करती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। ये बात किसने बताया, लेंज नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रूव किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जब धारा के मान को हमने बढ़ाया, देखिए जब धारा के मान को हम बढ़ाते हैं तब ये ऐसे उत्पन्न हो जाती है, मतलब धारा के बढ़ने का विरोध करती है। लेकिन जब धारा के मान को हम घटाते हैं दोस्तों तब क्या होती है, ध्यान से समझिए। जब धारा के मान को हम घटाते हैं, घटाने का मतलब क्या हुआ, धारा आपकी इधर बह रही है, ठीक है, जब कम होगा तो कम होने का मतलब धारा आपकी ऐसे जाएगी, यानी कि कम होना चाहेगी। जब कम होना चाहेगी तो प्रेरित धारा अपनी दिशा को पलट लेती है। ठीक है, मतलब इसको कम भी नहीं होने देना चाहती है ये। मतलब ये हुआ कि जब धारा इसमें घटने लगती है तो ये धारा अपने आप अपनी दिशा को बदल लेती है और आगे की दिशा में जाने लगती है। प्रत्येक स्थिति में ये क्या काम करती है, विरोध ही करती है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में डेफिनेशन की बात किया जाए कि सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें एक अन्य अतिरिक्त धारा इंड्यूस्ड हो जाती है या प्रेरित हो जाती है जो कि मुख्य धारा के विपरीत होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या चीज़, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन इसी को कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। सारी बातों को मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया। अब दोस्तों एक बात और भी आती है इसमें, जिसको कहा जाता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या होता है, इस पे बात करते हैं थोड़ा से। ठीक है, देखिए टॉपिक आपकी कंप्लीट तब होती है जब आप सेल्फ इंडक्शन के विषय में एक्सप्लेन करते हैं तथा उसके बाद जब आप यहाँ पे स्वप्रेरकत्व के विषय में भी बता देते हैं तब आपकी टॉपिक कंप्लीट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए हम इसके लिए क्या दर्शाते हैं, इसके लिए हम दोस्तों ये कहते हैं कि यदि सर्किट में यानी कुंडली में धारा I प्रवाहित होती है तथा कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या N है तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, φB है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब धारा इसमें मान लेते हैं, धारा इसमें क्या बहती है, I बहती है, कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, N है, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, φB है। तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे N∅B, देखिए फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होता है, N∅B, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
ठीक है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। देखिए फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या समानुपाती किसके होती है? बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। मतलब इसमें जितना फ्लक्स आपका जनरेट होगा वो दोस्तों क्या होगा? इस धारा के समानुपाती होगा। तो जब हम यहाँ पे समानुपाती के हिसाब से ये लगा लेते हैं, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, समानुपाती को हम यहाँ से तोड़ेंगे, तब एक कांस्टेंट आता है जिसको यल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट यल होता है इसको हम बगल निकालें तो आई से आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आई लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यल क्या है? यल दोस्तों एक नियतांक है। लिखेंगे हम यहाँ पे क्या चीज? जहाँ यल एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक जो होता है हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अब देखिए यहाँ से इसकी डिफिनीशन को भी दिया जा सकता है। यदि हम यहाँ पे माने यदि I इज इक्वल 1 एम्पियर, मतलब I का मान हम क्या ले लेते हैं? एकांक ले लेते हैं। तब आप देखिएगा यहाँ से ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा? यल इज इक्वल बनेगा आपका n⁵b अपॉन I का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम हटा देते हैं तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? यल इक्वल n⁵b आ गया। देख सकते हैं जब I की वैल्यू हमने 1 एम्पियर ले लिया हुआ है तब ये दोस्तों L इक्वल क्या हो गया? n⁵b हो गया, n⁵b हो गया। तो यहाँ से इसकी डिफिनीशन को भी निकाला जा सकता है। क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण गुणांक, किसी परिपथ का, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के समान होता है जबकि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, जब एकांक धारा इसमें प्रवाहित होगी तब इसकी डिफिनीशन आसानी से यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये टॉपिक आपकी क्लियर हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों कोई कमी है तो दोस्तों कमेंट में आप निश्चित ही बताएं ताकि मैं मॉडिफाई कर सकूँ, आपको अच्छे से अच्छे क्लास में दे सकूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक अवश्य कीजिएगा।